नमस्ते। आइका की सीरीज शिल्प संवाद में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से हम जो भी ये शिल्प संवाद की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम ई कॉमर्स की अलग-अलग पहलुओं पे बात कर रहे हैं। कभी हमने फोटोग्राफी की बात करी, कभी डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि आजकल जब सारे बाजार और बाकी एवेन्यूज बंद हैं, तो शायद एक यही थोड़ी सी नई चीज है जो कि बहुत सारे आर्टिजन्स को नहीं पता। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ई कॉमर्स मार्केटिंग का। इसके लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो दिल्ली में अपना स्टूडियो चलाते हैं, साहिल और सार्थक, और काफ़ी सारे आर्टिजन्स और क्राफ्ट प्रैक्टिसेस के साथ में वो काम करते हैं। तो आई वेलकम साहिल एंड सार्थक टू शिल्प संवाद। एंड अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सबको दें तो ये बहुत अच्छा होगा। ओवर टू यू सार्थक। Namaskar. My name is Sarthak and this is Sahil, and we are the co-founders of Sarthak Sahil Design Co. We started our studio in Delhi in 2009, and since then it has been our effort to work with Indian crafts, and it has been our effort to marry Indian craft with technology. We try to create products, furnitures, and interiors that are as sustainable as possible. आज इस सेशन में हम बात करेंगे इफेक्टिव गुड प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में और कैसे प्रोडक्ट पैकेजिंग हमारी बिजनेस ग्रोथ को कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। So, good product packaging से हमें चार मेन फायदे होते हैं, ब्रेकेज और टियर। सेकंड, गुड प्रोडक्ट पैकेजिंग से हमारा ब्रांड इमेज हमारे कस्टमर के सामने अच्छा होता है, सो इट क्रिएट्स अ गुड ब्रांड इमेज। थर्ड, a good product packaging can become a very important marketing tool. And fourth, a good compact product packaging can help us achieve good freight cost. हमारा freight cost हम कम रख सकते हैं अगर हमारा product packaging compact हो तो। Next please. So हमें ध्यान कि क्या क्या ध्यान रखते हुए इन करनी चाहिए। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है ब्रेकेज की। ब्रेकेज ज्यादातर ग्लास प्रोडक्ट्स, पॉटरी प्रोडक्ट्स या वुडन प्रोडक्ट्स में देखा जाता है। सेकंड हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड डेंस एंड डिफॉर्मेशन। डेंस और डिफॉर्मेशन ज्यादातर मेटल प्रोडक्ट्स में आते हैं। थर्ड, वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अवॉइड टार्निशेस एंड स्टेन्स, दाग धब्बे पड़ जाना, मॉइस्चर से भी कैसे अवॉइड करें बाय प्रॉपर प्रोडक्ट पैकेजिंग प्लान। नेक्स्ट प्लीज। सार्थक, शायद आपकी आवाज शायद कट रही है बीच में, तो आप थोड़ा अगर धीरे धीरे बोलें शायद तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। मैं हमारे पार्टिसिपेंट से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ये Q&A बॉक्स में आप टाइप कर दें और हम साथ साथ में सेशन के उनको एड्रेस करते जाएंगे। आप स्टार्ट कर दीजिए सार्थ।
अगर लास्ट स्लाइड रिपीट करना हो तो हम रिपीट कर सकते हैं, अगर उसमें कोई वॉइस ब्रेक हुआ हो तो। हाँ, कर देते हैं। करुणाकर, क्या आप पहली वाली स्लाइड पर जाएंगे? हाँ। तो हमें ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या डैमेजेस यूजुअली पाया जाता है। फर्स्ट जो डैमेज जो हमें अवॉइड करना है वो है ब्रेकेज, मतलब टूटना। ये ज्यादातर ग्लास प्रोडक्ट्स, पॉटरी प्रोडक्ट्स या वुडन प्रोडक्ट्स में देखा जाता है। सेकंड जो हमें डैमेज अवॉइड करना है वो है डेंस या डिफॉर्मेशन। ये ज्यादातर मेटल प्रोडक्ट्स में देखा जाता है। थर्ड जो हमें डैमेज अवॉइड करना है वो है टार्निश या स्टेन्स, यानी कि दाग धब्बे। ये मेटल प्रोडक्ट्स में भी आते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में भी देखा जा सकता है। दाग धब्बे यूजुअली मॉइस्चर, रेन या स्पिल्स के वजह से प्रोडक्ट में ये डैमेज आता है। तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट पैकेजिंग प्लान करें जिससे कि ये डैमेजेस हम अवॉइड करें। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ हमारे बेसिक मटेरियल्स हैं जिसके लिए आपको आपको इस मटेरियल से इतना अंदाजा तो होगा कि कौन सा मटेरियल किस प्रोडक्ट के साथ में लगता है। पर सिंपल सा इंट्रोडक्शन मटेरियल्स का मैं आपको कर देता हूँ। पहला है कोरुगेटेड शीट। कोरुगेटेड शीट का रोल मिलता है, आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं इसको, और अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट से भी सामान आता है तो ये मटेरियल आपको इंटरनेट से भी मिल सकता है। दूसरा है फोम शीट। फोम शीट बबल शीट से बेटर होता है क्योंकि इसके अंदर जो बबल शीट में साहिल, आपकी आवाज कट रही है। साहिल, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, कैन यू हियर मी हाँ, नाउ? अब ठीक है। हाँ इज इट बेटर? हाँ। सो पहला मटेरियल है कोरुगेटेड शीट, दूसरा मटेरियल है फोम शीट। फोम शीट बबल, जो हम लोग आज बबल शीट हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग फोम शीट यूज करते हैं। फोम शीट 2 mm मोटा भी आता है, 1 इंच मोटा भी आता है, 2 इंच मोटा भी आता है। तीसरा मटेरियल है आपका कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स के अलग अलग प्लाई अवेलेबल मिलते हैं। अगर आप किसी से डब्बा बनाते हैं तो वो आपसे यूजली ये पूछेंगे कि आपको 3 प्लाई का बॉक्स चाहिए, 5 प्लाई का बॉक्स चाहिए, 7 का चाहिए या 9 का चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि वो 5 अलग अलग गत्तों की शीट को मिला के 5 प्लाई का बॉक्स बनाते हैं। अगर हमारे पास बड़ा सामान है, चेयर है, टेबल है, जिसका वेट 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो है, तो हमें 9 प्लाई का बॉक्स यूज करना बेटर होगा। अगर हमारे पास टूटने वाला सामान है, सिरेमिक का, कांच का, तो 7 प्लाई का बॉक्स यूज करना बेटर होगा। अगर आपके पास छोटा सामान है, 10 इंच बाय 10 इंच का कोई सामान है, छोटे बॉक्सेस हैं, तो आप 5 प्लाई का बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। उससे कम का बॉक्स, 3 प्लाई का बॉक्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करता यूज करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग पैकिंग करते हैं उसके लिए, जैसे कि ये फोम कॉर्नर्स और कोरुगेटेड बॉक्स के कॉर्नर्स। आप ये इमेज में देख रहे होंगे कि एक सामान रखा हुआ है एक डब्बे के अंदर, और उसके बाहर एक दूसरा डब्बा है जिसके बीच में ये फोम के कॉर्नर यूज किए गए हैं।
ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने अपना सामान अच्छे से पैक किया है, लेकिन आपने जिस कोरियर कंपनी को दिया है उसने और भी लोगों से अलग अलग सामान लिया है। उन लोगों का सामान का वेट आपके सामान से ज्यादा हो सकता है और वो आपके डब्बे के ऊपर रखा जा सकता है। तो उसको बचाने के लिए कि आपका सामान खराब ना हो, ये स्पेशली कांच, सिरेमिक, पॉटरी, ये सब सामानों के लिए बेटर है, जिसमें कि बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ सकता है दूसरे सामान का। तो बेटर यही रहेगा कि आप एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स रखें और उसके बीच में इतना गैप रखें कि अगर उसको धक्का हो, कोई उसको ट्रांसपोर्टेशन में बक्सा हिले, तो वो अंदर वाला बक्सा आपका सही रहे। नेक्स्ट स्लाइड। पांचवा मटेरियल जो आप देख रहे हैं, वो जब आप बड़ा बक्सा बनाते हैं तो उसको आप प्लास्टिक स्ट्रैप से टाइट करते हैं, लेकिन प्लास्टिक स्ट्रैप जो आप यूज करते हैं उसको भी टाइट करने की वजह से वो आपका डब्बा की टक्कर खराब कर सकता है। जब कोई वो प्लास्टिक स्ट्रैप से सामान उठा के लोडिंग अनलोडिंग करता है तो वो प्लास्टिक स्ट्रैप ही आपके डब्बे को फाड़ देता है। तो अगर आप अपना बड़ा सामान पैक कर रहे हैं जिसमें आप प्लास्टिक स्ट्रैप और क्लिप से उसको टाइट करते हैं, तो उसमें आप कोई भी फोम का कॉर्नर लगा सकते हैं, आप उसमें गत्ते का एक एक्स्ट्रा लेयर लगा सकते हैं ताकि आपका डब्बा खराब ना हो सामान उठा के रखने में। अगला मटेरियल है प्लास्टिक रैप। अब प्लास्टिक रैप एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है, बट एट द सेम टाइम ये सस्टेनेबल मटेरियल भी नहीं है। पर अभी इसका हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई सामान जैसे भी बरसात के टाइम में निकलता है या पानी के जहाज से आप एक देश से दूसरे देश पे भेजते हैं, तो मॉइस्चर से कई सब सामान खराब हो जाते हैं। अगर वो पीतल होता है तो उसके अंदर मॉइस्चर आके वो काला हो जाता है। अगर कपड़ा होता है तो वो भी भीग सा जाता है। इसलिए बेटर होता है कि जब आपको पता है कि ये सामान ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन में रखा रहेगा, जहाँ पे बरसात इसके ऊपर पड़ सकती है सामान के ऊपर, तो आप ये प्लास्टिक रैप उसके ऊपर लगा सकते हैं। प्लास्टिक रैप फिल से भी बचा। हाँ, अगर कोई गलती से सामान आपका किसी ऐसे बक्से के साथ रख दे जिस बक्से के अंदर कुछ लिक्विड हो और उन्होंने अपना पैकिंग ठीक से ना किया हो, तो जो आपका सामान है वो दूसरों की गलती से खराब हो सकता है। और लास्ट मटेरियल मैंने जैसे डिस्कस किया, प्लास्टिक स्ट्रैप और क्लिप, ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप एक बक्सा बनाते हैं जिसका वेट 15 किलो से ज्यादा है, तो उसको उठाने के लिए, रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में उसमें एक प्रॉपर स्ट्रैप होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम एक स्टोरी बोर्ड आपको दिखाने वाले हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स की पैकिंग प्लान करते हैं और कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। तो इस स्टोरी बोर्ड के लिए हमने अपने कैटलॉग से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। ये प्रोडक्ट एक वॉल लैम्प है, हम इसे चूड़ी लैम्प कहते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में मेटल के एलिमेंट्स भी हैं और ग्लास बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ भी हैं, तो ग्लास एलिमेंट भी हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी हुआ है और इसमें लाइट बल्ब्स भी हैं। तो हमने इसलिए ये प्रोडक्ट चूज किया कि अलग अलग एलिमेंट्स की पैकिंग आपको हम समझा पाए। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, अगर हो सकता है तो ग्लास और बाकी जो एलिमेंट्स मेटल एलिमेंट्स को अलग पैक किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो बैंगल्स हैं चूड़ियों को अलग से पैक कर रहे हैं। हमने पहले फोम शीट यूज किया है। चूड़ियों को पहले कोरुगेटेड शीट के रोल में पहनाया गया है, फिर फोम शीट के रोल से शीट से उसे रोल किया गया है और उसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाया है हमने। नेक्स्ट प्लीज।
अभी आप देख सकते हैं कि हम बल्ब्स की पैकिंग कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम लैंप भेज रहे हैं तो बेस्ट ये होगा कि हम बल्ब्स अलग से पैक करें, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट में बल्ब बाकी अपने प्रोडक्ट से ही टकरा के टूट जाए। तो बल्ब को पैक करने के लिए बेस्ट तो यही होता है कि जिस स्मॉल कार्डबोर्ड के बॉक्स में बल्ब बाजार में मिलता है, आप वो ही बॉक्स यूज कीजिए बल्ब्स की पैकिंग के लिए। और पैकिंग के लिए आप फोम शीट और प्लास्टिक रैप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बल्ब्स हमने बक्सों में, स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स में जिसमें बल्ब्स आए थे उसमें पैक कर दिया है। चूड़ियां हमने अलग से पैक किया है, और फिर हमने बल्ब, चूड़ियां, बैंगल्स और मेटल एलिमेंट एक साथ एक कॉम्पैक्ट तरीके से हम रख रहे हैं। तो हम ये सब एक साथ रख के उसके ऊपर हम फोम शीट चढ़ाते हैं, कॉरुगेटेड शीट चढ़ाते हैं, और फाइनली वाटर प्रूफ करने के लिए प्लास्टिक रैप भी हम फाइनल लेयर में लगाते हैं। हाँ, तो हमारे पास आज हम लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए कि ये तो सबसे पहले ये होता है रैपिंग पेपर, और इसे टिश्यू पेपर भी बोलते हैं। इसमें बटर नहीं होता, बटर पेपर नहीं है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बटर पेपर में चिपचिपापन होता है, जो अगर आपका लैकर्ड प्रोडक्ट है, जैसे कि लकड़ी का प्रोडक्ट या मेटल का प्रोडक्ट जिसमें हम लैकर्ड लगाते हैं, वो बटर पेपर उस पर स्टेन छोड़ सकता है। तो बटर पेपर हमें नहीं लगाना है, हमें टिश्यू पेपर लगाना है। टिश्यू पेपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो मॉइस्चर को सोख लेता है, और वो प्रोडक्ट में मॉइस्चर को, गीलापन जो हवा में होता है बारिश के वजह से, या जैसे साहिल जी ने कहा कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सी कुरियर से जा रहा है सामान, तो उस नमी जो है उस वो प्रोडक्ट तक वो पहुंचने नहीं देती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो फर्स्ट लेयर होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फोम शीट। ये 2 mm का फोम शीट है। आप इससे प्रोडक्ट के हिसाब से आप इससे थिकर फोम शीट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना प्रोडक्ट बहुत भारी नहीं बनाना, हमें प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट ही रखना है कि हमारा फ्रेट कॉस्ट ना बढ़े। फोम शीट बबल शीट से बेटर है, क्योंकि बबल शीट भी अगर बहुत हीट हो, गर्मी के टाइम सामान जा रहा, तो बबल शीट मेल्ट होके चिपक सकता है। तो फोम शीट उस हिसाब से बेटर है बबल शीट से। उसके ऊपर आपका आ जाता है कॉरुगेटेड, जो बेसिकली शॉक अब्जॉर्बर्स जैसे एक्ट होता है, मजबूती देती है पैकेजिंग को। और उसके बाद आपका डब्बा, जो प्लाई के, जिस प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपना प्लाई वाला डब्बा चूज करेंगे, 5 प्लाई, 7, 9। और ये है आपके फोम कॉर्नर्स। ये कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स भी आते हैं। अभी मेरे पास फोम कॉर्नर था स्टूडियो में, तो मैं आपको फोम कॉर्नर दिखा रहा हूँ। बैक टू द स्लाइड प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट का ब्रांड, अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो पैकेजिंग, हाँ यस, हमें प्रोडक्ट को डैमेज से बचाना है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम, क्योंकि प्रोडक्ट के पहले आपके कस्टमर्स आपका पैकेजिंग देखेंगे, तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो पैकेजिंग साफ सुथरा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसमें आपका ब्रोशर होना चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आप
कुछ बताना है कि कहाँ बनता है, कौन बनाता है, किस क्राफ्ट, उस क्राफ्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो वो भी आप थोड़ा राइट अप डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छा, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, प्रिंटेड होने की जरूरत, इनफैक्ट हाथ से लिखना तो और भी अच्छा, एक पर्सनल टच आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड, हमें ये भी जरूरी है कि पैकेजिंग में इंक्लूड करना कि सामान को क्लीन कैसे किया जाए। अगर कस्टमर को नहीं बताते सही तरीका, वो फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल भेज रहे हैं, वो वॉशेबल है या वो सिर्फ ड्राई क्लीन करना है, कोई प्रोडक्ट पे केमिकल नहीं यूज करना है क्लीनिंग के लिए, या कोई प्रोडक्ट में सिर्फ डस्ट वैक्यूम कर सकते हैं, बाकी आप वेट क्लॉथ से नहीं क्लीन कर सकते। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है आपके पैकेजिंग में। तो इससे आपके कस्टमर को हेल्प होगा और उनको आपका ब्रांड इमेज भी बेटर होगा उनका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओ सॉरी, एक और चीज मैं बताना भूल गया लास्ट स्लाइड में। कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे ये भी प्रोडक्ट है जो लैंप हम आपको दिखा रहे थे, उसमें असेंबली जरूरी है, क्योंकि वहाँ चूड़ियाँ अलग जाएंगी, बैंगल्स अलग जाएंगी, और मेटल का जो एलिमेंट है हैंगर, वो अलग जाएगा। तो वो दोनों को कैसे जोड़ना है, कैसे असेंबल करना है, वो भी बताना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पैकेजिंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। हमें ये भी याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है वो हमारे लिए एक मार्केटिंग टूल है। सो हमें इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन भी हमें दिखाना है कि हमारा ब्रांड का वेबसाइट क्या है, अगर हमारा ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन स्टोर का लिंक उसमें मेंशन हो, ऑनलाइन कैटलॉग, कोई डिस्काउंट्स आपका चल रहा है, दिवाली डिस्काउंट, फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफर्स, तो आप मेंशन कर सकते हैं, ब्रोशर डाल सकते हैं, बिल की हार्ड कॉपी डाल सकते हैं, क्योंकि अलग से आपको पोस्ट ना करना पड़े जो फाइनल बिल कॉपी है। तो ये सब आप एक क्लीन एनवेलप में अपने ब्रांडिंग के साथ, अपना लोगो हो, अपना आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस हो, आपका वेबसाइट हो, एक लिफाफे में डालिए और एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसमें रखिए, तो उससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन आता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी हम बात करेंगे साइनेजेस के बारे में। ये साइनेजेस बक्से पे होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर प्रोडक्ट्स फ्रेजाइल है या ब्रेकेबल है, तो फ्रेजाइल स्टिकर, हैंडल विथ केयर, डू नॉट बेंड, मतलब मोड़ना नहीं है प्रोडक्ट को। ये ऐसे साइनेजेस आपको मार्केट में मिलेगा, या आप हाथ से भी लिख सकते हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसलिए या दिस साइड अप, अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो किस साइड से उठाना है, या कौन सा साइड जमीन पे होना चाहिए, कौन सा ऊपर का साइड है, कौन सा नीचे का सेक्शन होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ आपको आपके कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऑल्सो आपके फ्रेट फॉरवर्डर जो कुरियर आपका लेके जाएगा, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट वो आपके बक्से को ठीक से हैंडल कर पाए। और अगर इंस्ट्रक्शन ना हो तो वो गलत तरीके से आपके बक्से को लोड करेंगे, रखेंगे। उसके अगर आप लिख देते कि आपका प्लीज डू नॉट स्टैक, मतलब मेरे बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा ना रखा जाए, अगर आप ये इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, तो उससे एक तरीके से आपका प्रोडक्ट सेफ गार्ड हो जाता है। वो आपका कुरियर कंपनी अगर, तो वो उसका ध्यान, वो उस चीज का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डिलीवरी एड्रेस, जिस एड्रेस पे प्रोडक्ट चाहते हैं वो क्लियरली लिखिए, प्रॉपर नंबर, एड्रेस और पोस्टल कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, स्पष्ट तरीके से लिखा जाए।
as I said before, बक्से के ऊपर ब्रांड लोगो होना चाहिए, ब्रांड वेबसाइट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड फाइनली ये सारा इंफॉर्मेशन मेंशन करने के बाद आप बॉक्स को भी कंप्लीटली प्लास्टिक रैप कर दीजिए। एक फाइनल लेयर प्लास्टिक रैप का लग जाएगा तो आपका बॉक्स कंप्लीटली अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये एक एग्जाम्पल है कांच का सामान या सिरेमिक का सामान या मिट्टी के सामान के लिए। हमारे को ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत ज़्यादा पैकिंग मटेरियल रख के डब्बे के अंदर सामान रखें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कांच के सामान में मेन चीज़ ये होना चाहिए कि आपके डब्बे के अंदर जो सामान है वो डब्बे से दूर होना चाहिए। इसमें आप देख रहे होंगे लास्ट इमेज में, जिसमें दिख रहा है कि एक कांच का बॉटल है जिसके नीचे फोम है मोटा और ऊपर एक मोटा फोम है 1 इंच का। उस फोम में कटआउट किया हुआ है कि कांच थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे फिट हो जाए, और वो डब्बे के अंदर सीधा सिर्फ इतनी ही पैकेजिंग के साथ में रखा गया है और उसमें कुछ नहीं रखा गया है। इसके बाहर आप स्टिकर्स रखेंगे। अगर आपके पास 5-6 प्रोडक्ट्स एक साथ हैं तो आप उन सबको और बड़े बक्से में भी रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप ज्यादा सामान ना भरें पैकिंग का, बिकॉज वो पैकिंग के सामान होने पे अगर उस पे धक्का लगता है तो आपका पैकिंग का सामान भी उसको खराब कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं एक चेयर है जो हमारे क्लाइंट के घर पे उन्होंने हमें फोटो भेजा है और वो बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं आपकी पैकिंग से। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चेयर पे कपड़े का चेयर है, इसके चेयर के पैकिंग के अंदर कपड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हाथ के बीच में, 2 हाथों के बीच में हमने एक कोरोगेटेड का रोल बनाया है। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई चेयर को धक्का पड़े तो ट्रांसपोर्ट में जो इसके हाथ के लूज हैंडल्स हैं वो टूट ना जाए, उनको आपस में एक सपोर्ट दिया गया है। चेयर के मटेरियल के ऊपर पहले हमने वाइट पेपर, जो सार्थक ने आपको दिखाया, वो लगाया। फिर उसके ऊपर हमने पतला फोम शीट लगाया, उसे प्लास्टिक रैप से रोका और फिर इसको हमने बिग साइज के डब्बे में रखा। जब हम वो बड़े डब्बे में रखते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है ये साइन लगाना, दिस साइड अप, कि ये आइटम का वेट ज्यादा है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि कभी कभी कुछ देशों में डब्बों को ट्रक से उतार के उनके घर पे रखने के लिए भी काफी पैसे लगते हैं। तो अगर आपका बक्से का वेट ज्यादा नहीं है, सिर्फ उसका साइज ज्यादा है, तो आपको ये स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी आइटम का वेट ज्यादा है तो ये बता देना इम्पोर्टेंट होता है कि इसका वेट कितना है। आप बक्से के बाहर उसका वेट भी लिख सकते हैं या एक स्टिकर लगा सकते हैं कि इसका वेट ज्यादा है, ताकि 2 लोग या 3 लोग मिलके उसको उठाएं, या फिर जो सामान लेने के लिए मशीन्स होती हैं उनसे उनको लोड या अनलोड किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये एक कुशन की पैकिंग हमने दिखाया है। बाकी सारा प्रिंसिपल तो वो सेम ही है जैसे बाकी आगे का पहले के प्रोडक्ट्स हमने आपको बताए हैं, बट इसमें कुशन में ये इम्पोर्टेंट है कि उस कुशन के बीच एक कार्डबोर्ड रख के उसके ऊपर कुशन फोल्ड किया जाए और फिर आगे की पैकिंग हम करें, जिससे कि कुशन क्रम्पल ना हो जाए, उसमें क्रीजेस ना पड़ जाएं। तो अगर बीच में हम कुछ एक गत्ते के जैसे रखेंगे तो उससे कुशन क्रम्पल नहीं होगा और फिर हम उसे आराम से पैकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
सो अभी हम बात करेंगे, जस्ट अभी हम बात करेंगे फ्रेट फॉरवर्डर्स के, डोमेस्टिक ऑर्डर्स और इंटरनेशनल ऑर्डर्स। हम अलग अलग सर्विसेज यूज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। पहले हम डोमेस्टिक ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये आप एक ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक साइड पे आप देख सकते हैं डिलीवरी टाइम हमने मेंशन किया है, और दूसरे एंड पे आप देख सकते हैं कॉस्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द पहुंच जाए, मतलब 60 to 72 आवर्स में पहुंच जाए, तो हमें फ्लाइट कुरियर से उसे भेजना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जाएगा, प्रीमियम कॉस्ट जाएगा। तो अगर हम फ्लाइट कुरियर से भेजना है तो हम DTDC, DHL, फेडेक्स जैसी कंपनी यूज कर सकते हैं, उनका सर्विस यूज कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपको कोई बजट दे देता है कि उसके अंदर ही आपको डिलीवरी फ्रेट प्लान करना है, तो और वो मॉडरेट कॉस्ट है, वो हाई कॉस्ट नहीं, प्रीमियम कॉस्ट आप नहीं पे कर सकते, तो फिर आप रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रेन ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी डिलीवरी टाइम 2 to 3 वीक्स हो जाएगा। तो इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं इंडियन पोस्ट, वेबसाइट मेंशन है, आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे कार्गो सर्विस, एंड काफी सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं जो बाई रोड आपका सामान ले जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। गति उनमें से एक है विच वी यूज। So you can use any one of these freight forwarders for the delivery of your product. Next slide, please. Similarly, international orders. इंटरनेशनल ऑर्डर्स में भी सेम है, मतलब डिलीवरी टाइम में अगर आपको सात मतलब 2 वीक्स to 21 डेज में पहुंचाना है, तो आप एक फ्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, 3 वीक से ऊपर भी आपका माल पहुंच सकता है, तो आप सी कुरियर से भेज सकते हैं, सी फ्रेट से भेज सकते हैं। सी फ्रेट का कॉस्ट मॉडरेट होगा, और अगर आपको जल्दी भेजना है बाय फ्लाइट, तो आपको प्रीमियम कॉस्ट पे करना है। उसके लिए फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट है, DHL है, फेडेक्स है। सी शिपमेंट के लिए आपको फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट पेज पे आ गए हैं। तो ये कुछ 8 इस तरह के टिप्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ताकि बिकॉज हमने जो इतने साल में गलतियां करी हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक जल्दी से कोरियर निकालना होता है, लेकिन आपको बॉक्स नहीं मिलता। या तो बॉक्स का आपका स्टॉक खत्म हो गया है, या फिर बरसात हो रही है, और बक्से जहाँ से आए हैं वो अभी तक बक्से ठीक से यूज नहीं हो सकते, वो उनकी गोंद अभी तक गीली है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का बक्सा बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट को नॉर्मल पैक करिए, उसके आसपास में आप कोरोगेटेड शीट से 4 खंबे लगा लीजिए, जो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएंगे प्रोडक्ट की। और उसके बाद में आप उसके बीच में फोम पैक करिए, कोरोगेटेड शीट 4 कोने में लगाइए, बीच में फोम लगाइए, और फिर पतला कोरोगेटेड शीट जो हमने आपको दिखाया था, वो कोरोगेटेड शीट से आप बक्से को रैप कर सकते हैं, जैसे कि आप गिफ्ट रैप करते हैं। तो ये आपका डब्बा मजबूत हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, मैं सजेशन देता हूँ, अगर आपका कांच का प्रोडक्ट है तो आप ये ना करें, लेकिन बाकी सब प्रोडक्ट्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना खुद का बॉक्स भी बना सकते हैं, अगर आपको कभी बहुत जल्दी सामान भेजना है तो। उसके बाद में जो सेकंड चीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
आप लोग जब अपने कोरियर कंपनी से कोटेशन लेते हैं, अपने क्लाइंट को बताते हैं, तो अक्सर क्या गलती हो जाती है कि वो हमसे बक्से का साइज नहीं पूछता है, सामान का वेट पूछता है। और कभी-कभी ये हो जाता है कि आपके सामान का जो वेट है, वो आपके बक्से के साइज से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो जभी भी आप किसी से कोटेशन लें, किसी भी कोरियर कंपनी से, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उनको बक्से का वेट भी बताएँ और बक्से का साइज़ भी बताएँ। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ, क्योंकि अगर अलग-अलग कैलकुलेशन से आपका कोरियर का कॉस्ट निकलता है। अगर बक्सा बड़ा है लेकिन उसका वेट कम है, तो वो उसके साइज़ से आपको चार्ज होता है। वॉल्यूम के हिसाब और अगर बक्सा छोटा है लेकिन उसके अंदर सामान पत्थर का है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो वेट से चार्ज होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा कोरियर के कॉस्ट में भी नुकसान हो जाता है। दूसरा है जो तीसरा पॉइंट है कि जब आपके पास फ्लाइट से सामान भेजना होता है, जैसे आपको दिल्ली से बॉम्बे सामान भेजना है, तब आपको बक्से को बहुत बड़ा करके पैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली सामान एक दिन कोरियर करने पे नेक्स्ट दिन पे या उसके अगले दिन पे क्लाइंट को मिल जाता है। लेकिन फ्लाइट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप अगर फ्लाइट से सामान भेजें तो अपने बक्से को छोटा ही रखें, जितना आपको लगता है कि उस उतने में आपका सामान आ जाएगा। अ, अगला पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि अगर आपके पास काफी भारी सामान है, आप पलंग बनाते हैं या आप चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, आपको लकड़ी का डब्बा हमेशा यूज करना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं कई बार लोग लकड़ी का डब्बा भेजते हैं लेकिन लकड़ी के डब्बे में से कील निकले हुए होते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। अगर आप 9 प्लाई का अच्छी क्वालिटी का गत्ते का डब्बा बनाते हैं और उसके अंदर प्रॉपर सपोर्ट्स रखते हैं, तो वो डब्बा आपके लकड़ी के डब्बे से एक्चुअली बेटर होता है। और लकड़ी के डब्बे को अगर हमें हमारे देश से बाहर दूसरे देश में भेजना है, तो उसके लिए उसमें फ्यूमिगेशन का कॉस्ट और ऐड हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप अच्छे क्वालिटी के गत्ते के डब्बे बनाएं, लकड़ी के डब्बे की जगह। अगला पॉइंट है थर्माकोल। थर्माकोल एक ऐसा मटेरियल है जो अगर टूट जाए पैकिंग होने के बाद में, तो जो सामान क्लाइंट उठाते हैं, आपका सामान निकालते हैं, उनका पूरा घर थर्माकोल से बिखर जाता है। तो थर्माकोल यूज ना करना बेटर होगा। आप अगर आपको सेम करना है तो आप फोम शीट यूज कर लीजिए थर्माकोल की जगह। बटर पेपर का हमें ऑलरेडी बात। हाँ, जो अगला पॉइंट है वो बटर पेपर के लिए है, कि बटर पेपर का भी पेपर आता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। कैन यू प्लीज शो आवर स्क्रीन। ये जो मटेरियल आपने देखा, ये इसमें बटर का भी पेपर आता है। ये इसमें इसमें कोई वैक्स नहीं है, ये नॉर्मल पेपर है, इसमें वैक्स नहीं निकलता है। पर इसी के जैसा एक सेम मटेरियल आता है जिसके अंदर वैक्स होता है, और उस वो क्या करता है, वो चिपक जाता है आपके सामान के साथ। Can you go back to the screen please, presentation? सो बेटर यही होगा कि अगर आप कोई भी पीतल का सामान लेते हैं, आपने कुछ पेंटिंग करके बनाया है, तो आप प्लीज उसके ऊपर न्यूज़पेपर ना ना लगाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर भी जब जो इसका इंक है, जो न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग होता है, वो भी आपके सामान के ऊपर प्रिंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि अगर आपके पास आप अगर रिसाइकिल पेपर पे आप अपने नोट्स बना के लिख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए आप जूट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ओल्ड न्यूज़पेपर्स। आप न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, पर वो आपके प्रोडक्ट को नहीं छूना चाहिए। आप उसको यूज कर सकते हैं। स्टफिंग जैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए, हम भी कोशिश करते हैं कि हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज करें। अगर वेस्ट पेपर हो, ऑफिस वेस्ट पेपर, तो उसे रिसाइकल करें।
अगर जूट बैग्स हो वो यूज कर सकते हैं, पुराना न्यूज़पेपर स्टफिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के अभी ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, जैसे प्लास्टिक रैप है, वो वाटर प्रूफ करने के लिए अनफॉर्चुनेटली वो यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि मॉइस्चर से नुकसान होता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का, इसलिए वो हमें ध्यान रखना है। पर कोशिश हम हमेशा करते हैं कि हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करें। एंड लास्ट पॉइंट हमने पहले भी बात की थी जब हम ग्लास प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे थे, कि प्रोडक्ट और जो बक्सा है वो एकदम टच टू टच नहीं होना चाहिए, उन दोनों में थोड़ा गैप होना चाहिए, और बीच में आप कॉर्नर्स हो या स्टफ न्यूज़पेपर हो या कुछ भी फोम शीट हो वो होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट में बाहर के बक्से को धक्का लगता है दूसरे बक्सों से या किसी भी चीज से, तो उसका जो जो ये प्रेशर है, जो ये चोट है, ये आपके प्रोडक्ट में ना लगे। तो बक्सा और आउटर बॉक्स के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, और उसके बीच में फोम्स और स्टफिंग हमें रखना चाहिए, जिससे कि ब्रेकेजेस हमारा कम हो। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। एक्सीलेंट। तो थैंक यू वेरी मच। आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, उसके लिए हम वेट करेंगे। जी, तो सार्थक, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू पैक ब्रास टू कीप इट स्क्रैच फ्री? जैसे हमने बताया, हम लोग भी ब्रास के साथ काफी काम करते हैं। ब्रास अगर आपने उसके ऊपर लैकर किया है, जैसे आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, आपने उसके ऊपर लैकर किया है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि वो लैकर सूख चुका हो। आपको ऐसा लगता है कई बार कि लैकर सूख गया है, पर एक्चुअली वो सूखा नहीं होता। तो उसको थोड़ा वेट करिए, एक दिन उसको सूखने दीजिए, और ब्रास के ऊपर स्क्रैच ना आए उसके लिए ही हमने ये आपको जो पेपर दिखाया था, वो टिश्यू पेपर, आप टिश्यू पेपर यूज करिए, और हल्के हाथ से टिश्यू पेपर रखने के बाद हल्के हाथ से, ये प्लास्टिक रैप है, हल्के हाथ से प्लास्टिक रैप लगाइए। आप उसको ज्यादा टाइट मत रखिए। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना कि लैकर सूख चुका है। वो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब कभी कभी अगर आप टच भी करेंगे तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा फ्रिक्शन है, आपका हाथ चिपक रहा है, तो मतलब वो सूखा नहीं है। डेडलाइन, हाँ, डेडलाइन भी एक चीज होती है, हमें कभी जल्दी होता है डिस्पैच करने के लिए, पर ये बेटर होगा कि हम एक दिन और रुक जाएं, लैकर को प्रॉपरली सूखने दें। यूजुअली ये रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, लैकर सूखने में ज्यादा टाइम, तो हम थोड़ा रुक जाएं और उसके बाद हम पैकिंग करें। अगला सवाल है कि कैन यू सजेस्ट सम सस्टेनेबल मटेरियल्स फॉर पैकेजिंग? आई थिंक वो बोला था आपने, हाँ, पर आप एक वो बार रिपीट कर दें तो श्योर। अच्छा होगा। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं सस्टेनेबल मटेरियल यूज करने के लिए, पर जो वाटर प्रूफ, मतलब मॉइस्चर से बचाने के लिए प्रोडक्ट को, वो मॉइस्चर बचाने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल तो प्लास्टिक रैप के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे अगर आपके इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, अगर आप कपड़े से काम करते हैं तो कपड़े का जो बचा हुआ कतरन है, आप वो यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट और डब्बे के बीच में। और जहां तक सस्टेनेबल का बात है, कार्डबोर्ड, अगर जो आपसे डब्बा लेते हैं क्लाइंट और फिर वो कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करते हैं, तो कार्डबोर्ड एज अ मटेरियल वो कई बार सेम मटेरियल बार बार डब्बा बनता रहता है। तो आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपका जो ये गत्ते का डब्बा है ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज कार्डबोर्ड भी अगर रिसाइकिल होता रहे, अगर आपके पास भी बॉक्सेस आए और आप भी उनको रिसाइकिल करते रहें, तो वो भी सस्टेनेबल होता है। हमारा अगला सवाल है, हाउ डू वी पैकेज प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम फैब्रिक्स? फैब्रिक के लिए एक हमने हमारे जो कुशन कवर का एग्जांपल दिया, कि कुशन कवर जैसे हमने दिया उसमें एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ था, तो वो एम्ब्रॉयडरी अगर हम उसको सिर्फ एक रोल बना के
एक प्लास्टिक के कंटेनर में या एक गत्ते के रोल में अगर वो रोल बना के हम कोरियर कर दें तो वो क्रश हो जाता है। तो अगर आप लोग बेडशीट्स बनाते हैं या अगर आप कपड़े बनाते हैं या अगर आप कुशन कवर बनाते हैं, तो बेटर यही होगा कि आप अपने प्रोडक्ट के बीच में एक थोड़ा-सा कार्डबोर्ड रखिए। उसके बाद में पेपर से उसको पैक करिए। आप ब्राउन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्टेशनरी शॉप में मिलते हैं ब्राउन पेपर। आप उससे पैक करिए। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक बैग रखिए, क्योंकि कपड़े के अंदर मॉइस्चर हमेशा जाके उसे खराब कर देगा। तो आपको एक प्लास्टिक बैग बनाना पड़ेगा अपने सामान के लिए और फिर उसके ऊपर आप स्टिकर लगा के उसको कोरियर कर सकते हैं। Should we do insurance for our consignments? If yes, then what is the process and costing? सो इंश्योरेंस कुछ कंपनीज हैं, जैसे हम लोग हमारे कोरियर के लिए हमारे देश के अंदर ही गति को यूज करते हैं। तो गति क्या करता है, अगर आप उनसे कोई भी कोरियर करते हैं तो वो उस कोरियर के कॉस्ट के अंदर, जैसे कि आपका प्रोडक्ट मानिए 10,000 रुपए का है और उनका कोरियर का कॉस्ट आपको मिला 1,200 रुपए, तो उस 1,200 रुपए के अंदर वो आपके कॉस्ट को, प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंश्योर्ड कर देते हैं उसी के अंदर। तो आपको ये चेक करना है कि आप किस कंपनी से काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है या नहीं। आपको सस्ते ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं, करवा देते हैं, पर उनमें प्रॉब्लम ये होगा कि साहिल उनका साहिल आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, तो आप फिर एक से। सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। हाँ। तो अगर आप ऐसी कंपनी यूज करते हैं जो इंश्योरेंस नहीं देती है, जैसे आप किसी ने आपको एक ट्रांसपोर्ट में सामान रखवा दिया, बस में सामान रखवा दिया, पर वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपका सामान खराब पहुंचेगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। इसलिए बेटर यही होगा कि आप अपने प्रोडक्ट का सही वैल्यू उसके बिल के साथ इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज जैसे कि डीटीडीसी, गति, ये कंपनीज में ही दे दीजिए। अगर आप एक्चुअली इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे भी जाएंगे, इंडियन पोस्ट भी सामान का इंश्योरेंस करती है, अगर आप उसके लिए ऑप्ट करते हैं तो। उसका चार्जेस थोड़े अलग से आप बोल लेते हैं, पर वो ऑप्शन है। तो ये क्या कॉस्टिंग होती होगी एक अंदाजन से? अगर मेरा सामान 10,000 रुपए का है, तो हाँ, उसकी इंश्योरेंस कितनी कॉस्ट करेगी? एक अगर आप अंदाजा अगर बता सकें तो। एक्चुअल मुझे अभी इस टाइम पे एक्चुअल रेट नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी एक लास्ट, अगर आप चाहें तो मैं अपनी लास्ट शिपमेंट का डिटेल देख के आपको बता सकता हूँ। बट जहाँ तक मेरा अंदाजा है, या हम एक काम कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन आयका को दे सकते हैं, वो हाँ, आपको मेल कर देंगे कि कितना रेट लगता है। लेकिन अगर आप गति या किसी भी कंपनी को कॉल करें और अपना प्रोडक्ट का वैल्यू बताएं, तो वो आपको आपके कोरियर कॉस्ट के अंदर इंश्योरेंस मिला के ही देते हैं हमेशा। अच्छा। फिर हमारा अगला सवाल है, हाउ टू पैक ग्लास फ्रेम्स एंड हाउ कैन वी रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द ग्लास? हाँ, ग्लास फ्रेम्स ग्लास प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग, हाँ, तो ग्लास फ्रेम्स के लिए बेटर सबसे यही रहेगा कि आप दो ग्लास के पीस, अगर आपके पास एक फोटो फ्रेम है जिसके पीछे की साइड पे प्लाई या एमडीएफ है और सामने कांच है, आप दोनों के बीच में फोम शीट यूज लगाइए, 1 इंच का या हाफ इंच का फोम शीट लगाइए और उन दोनों पीसों को आपस में टाइटली बांध दीजिए, ताकि जो भी शॉक हो वो बाहर की साइड पड़े और आपके प्रोडक्ट के कांच की साइड पे ना पड़े। जब जहाँ पे कांच के पीसों की बात आती है, अगर आपने किसी को सिर्फ कांच, पेंटेड कांच भेजे हैं 10 पीस, तो आप दो सबके बीच में फोम लगाइए, फोम शीट, उन्हें अच्छे से टाइटली पैक
कर दीजिए और फिर उसको एक डब्बे में रखिए, जो डब्बा उससे थोड़ा बड़ा हो, जिसमें थोड़ा स्पेस हो। अच्छा, हमारा अगला सवाल है, many times fragile stickers are overlooked by courier handlers. Are there any precautions we should take to minimize the damage? So the precautions, one could be insure the product. If you insure the product, then the courier company is also aware that there's an insurance and that there's an added responsibility on the courier company because they know that if there's a breakage, then they are liable to give you a compensation for that breakage. They are also liable to get the broken product collected from your customer. So they will be more careful. And I think in when we are talking about courier companies and freight forwarders, I think reputation is communication. तो अगर आपके एक स्टिकर से काम नहीं होता तो हर साइड पे स्टिकर लगाइए और ये बार बार मतलब ये दिखना चाहिए बॉक्स में कि ये फ्रैजाइल है। इससे ज़्यादा तो there is no other way. But usually if there are professional freight forwarders, जैसे usually हम जैसे function करते हैं, हम अपने freight forwarder जो हम regularly use करते हैं, उनके साथ हमारा account है of our company, of our studio. So they know that ये one time business नहीं है. We give them repetitive business. We insure our products. So all these add to an added, they have an added accountability from their part that they should see to it that our products reach safely. मैंने आप लोगों से बोला कि अगर आपको हमारे देश से दूसरे देश सामान भेजना है तो लकड़ी का डब्बा ना यूज करना बेटर होगा, क्योंकि हमारा 9 प्लाई का कार्डबोर्ड का डब्बा जो है वो काफी मजबूत होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा भी पीतल का सामान जाता है, जैसे हमने किसी के लिए एक बेंच बनाया पीतल का, उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि जब वो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रक चेंज होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली से लोडिंग होता है, फिर जयपुर में चेंज होता है, जयपुर में लोडिंग होके फिर वो जैसे कलकत्ता जाना है तो वो वहाँ पे दूसरे ट्रक में लोड होता है। उस केस में अगर आपको पता है कि आपका सामान रोड से निकल रहा है और उसका ट्रांसपोर्टेशन चेंज होगा क्योंकि वो सामान का साइज़ बड़ा है, तब आप अपने गत्ते के डब्बे को एक लकड़ी के डब्बे में बना के फिर भेज दीजिए, क्योंकि उससे ये गारंटी होगा आपको कि वो सामान जितना भी हिले, किसी भी जगह पे लोडिंग हो रही हो, अनलोडिंग हो रही हो, उससे आपका सामान टूटेगा नहीं। अच्छा, it is a continuation of the glass frame question only. Okay. So Astha, who's the lady, she's Yes. asking, what if it's a single piece? Even after labeling, courier people throw it and it breaks even after using foam sheet, bubble wraps, and corrugated sheets. So what are the suggestions that you can give her? Yes, if it is a single glass item, then I would suggest to send it by air courier because it makes it very, very fragile. If at least there are multiple glass pieces, they can be stacked together, packed together to make a compact, a bigger volume box, which gives us more scope to add corners, to add foams. So I understand her question. A single glass product is more fragile. So my suggestion is if it is possible to send it by air courier. If not, then the only other way is to, I mean, either make a small uh, wooden box for the item. If the item, that's like the best packaging we can give to it. Give the 1-inch foams on both side of the glass and then pack it inside a wooden box. मैं ये सजेशन करता हूँ कि अगर आपका सामान अक्सर टूट रहा है और कोरियर वाले उसे फेंक रहे हैं, आप अपना पैकेजिंग थोड़ा चेंज करके देखिए। आप एक बॉक्स
अपने सामान का बनाइए और उसको एक थोड़े बड़े बॉक्स में रखिए जिसमें आप बीच में फोम, साइड में 4 फोम कॉर्नर्स रखें, ताकि और आप उसे खुद गिरा के देखें एक बार 10 बार कि ये गिराने से टूट रहा है या नहीं। मेन प्रॉब्लम तब होती है जब सामान, कोरियर में हमेशा ये लोग सामान फेंकते हैं, बिकॉज उनको अपना काम जल्दी करना होता है, वो यहाँ से वहाँ लोडिंग करते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि आपका सामान जल्दी जल्दी शिफ्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप उसको अंदर थोड़ा स्पेस दीजिए। आपका जो बाहर वाला डब्बा है और अंदर वाला डब्बा है उसके बीच में इतना स्पेस दीजिए कि अगर वो, उसको प्रेशर लगता है, वो कहीं पे गिरता है, तो अंदर वाला बक्सा बाहर वाले बक्से से सेपरेट हो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके क्लाइंट को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, बक्से के ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए कि ये बक्सा एक्सेप्ट ना कर रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट का डब्बा खराब है तो उसमें कोरियर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेन प्रॉब्लम होती है कि क्लाइंट्स हमारा सामान ले लेते हैं डब्बा खराब देख के, और फिर क्योंकि वो सामान ले चुके होते हैं और कोरियर वाला चला जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि ये रिस्की प्रोडक्ट है, आप उसके बाहर एक स्टिकर लगा दीजिए, डू नॉट एक्सेप्ट द बॉक्स इफ द बॉक्स इज डैमेज। ये काफी अच्छा सजेशन है। आस्था, अगर आपका कोई और फर्दर क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दीजिए, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। कैन यू प्लीज शेयर हाउ टू पैक पेपर मैशे प्रोडक्ट्स so that product will reach the destination safely? पेपर मैशे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए मेन डिसीजन आपको एक्चुअली लेना है कि आप उन्हें भेज कैसे रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको फ्लाइट से भेजते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स इतने आ, नाजुक हैं, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप उनके लिए आ, कम से कम 7 प्लाई का डब्बा रखें और फ्रजाइल के स्टिकर्स लगाएं, और प्रोडक्ट और डब्बे के बीच में जो हमारा स्पेस होता है, जैसे हमारा प्रोडक्ट 6 इंच का है, तो एटलीस्ट आप 2 इंच का गैप सब साइड पे रखें, तो आपका डब्बा एक्चुअली 10 इंच का होगा। उतना अगर आप गैप रखेंगे तो प्रोडक्ट अंदर हिल भी सकता है थोड़ा, अगर डब्बा थोड़ा सा प्रेस भी हो जाए दूसरे डब्बों से तो वो खराब नहीं होगा। और आप शेडेड पेपर भी स्टफ कर सकते हैं एज शॉक अब्जॉर्बर। हाँ, आई थिंक वो अच्छा आइडिया। अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपका एक गुलदस्ता या कुछ एक प्रोडक्ट है, आप उसके अगर अंदर, अगर वो खुला हुआ हो तो उसके अंदर आप थोड़ा स्टफिंग भर दीजिए। अगर आप कोई एक छोटा सा खिलौना बनाते हैं जो बंद ही है तो आसपास हाँ स्टफिंग कर सकते एक और तरीका है, अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है जिसके छोटे छोटे, जैसे आपने कोई घोड़ा बनाया है जिसके कान हैं और पैर हैं, पतला प्रोडक्ट है, तो आप अपने फोम शीट में उसकी कटिंग बनाइए अपने प्रोडक्ट की और उसको उसके अंदर सेट कर दीजिए। पर ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट और डब्बे का बाहर एटलीस्ट 2 इंच दूर होना चाहिए। तो हमें लगता है कि हमने आस्था की क्वेरी तो रिजॉल्व कर दी है। और कोई है जो हमारे ऑडियंस में जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपनी स्पेसिफिक पैकेजिंग और लॉजिस्टिक इश्यूज के लिए, तो वो प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है अभी, तो I think we will end this session now. Thank you, Sahil, and thank you, Sarthak, for such a Thank you so much. Thank you. insightful session on a topic which is very boring. I should but say it's very essential. it is very essential. Yeah, So we thank make you beautiful for products, but it gets damaged, then the whole thing is. तो just out of curiosity कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके कुछ products टूट गए हों? हाँ, of course. अभी for 11 years we are running this studio. ऐसे तो कई बार होता है, हम अपने गलतियों से सीखते हैं, तो और अगली बार इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम इतने सारे मीडियम से काम करते हैं, पॉटरी, ब्रास, ग्लास, तो हमें भी
it's an ongoing process. एक चीज मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप अगर मिट्टी का सामान या सिरेमिक का या कांच का सामान किसी को पैक करके भेजते हैं, जिसके पार्ट्स हैं जो 2-3 हिस्से हैं, आप जब पैक करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्लाइंट खोलेगा कैसे उसको। हमारे पास एक प्रोडक्ट था जिसका एक मिट्टी का छोटा सा ढक्कन होता था, और हम उसको पैक कर दिया करते थे, और 2 बार ऐसा हुआ कि जब क्लाइंट ने खोला, उसने डब्बे को उल्टा खोला, उसने प्रोडक्ट निकाला, और जो ढक्कन हुआ वो नीचे गिर गया उसी टाइम पे, और टूट गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप पैक कर रहे हैं, उसे जब कोई खोलेगा तो उसको अंदाजा होना चाहिए कि कुछ सामान उसमें से नीचे तो नहीं गिर जाएगा। तो अगर आपके लूज सामान है तो उनको आपस में बांध देना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, so I think we can end now. There are no questions for now, and I thank our audience, and I thank both of you so much for being part of ICA's Shilp Samvad. And the audience can follow our social media for our upcoming sessions, where we will update them on our new sessions that we will take up under Shilp Samvad. So thank you so much. Thank you for having me. Okay. Bye. Bye.